चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। संत कबीर दास द्वारा रचित दोहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये दोहा आपने जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ है यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ आपके सामने हो तो आपको पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग दिखाया है। शिक्षक दिवस एक औपचारिक दिन नहीं है, बल्कि ये मौका है अपने उन टीचर्स को दिल से धन्यवाद कहने का जिन्होंने हमें सपने दिखाए। देश भर में 5 सितंबर यानी आज के दिन टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन को स्कूल कॉलेज में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भूमिका को बहुत खास बताया गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन ही शिक्षा और मूल्यों का प्रतीक रहा है। आपको बता दें, शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सितंबर यानी गुरुवार को उन 45 शिक्षकों से भी मुलाकात की जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने इन शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुरस्कार के लिए आपका चयन आपके कठिन परिश्रम और निरंतर साधना का प्रमाण है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान को नहीं करता, बल्कि देश के भविष्य को भी निखारता है। यही कारण है कि शिक्षक का कार्य किसी देश सेवा से कम नहीं है। साथियों, भारत के लिए आत्मनिर्भरता ये कोई नारा नहीं है। इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। मेरी आप सभी से, देश के सभी शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि आत्मनिर्भर भारत के महत्व का बीजारोपण, इस विचार की सीडिंग निरंतर हर विद्यार्थी में करते रहें। आप ही हैं जो बच्चों को बहुत सरलता से उनकी अपनी भाषा और बोली में भारत के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझा सकते हैं और आपकी बात वो मानता भी है। आप उन्हें बता सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने से देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना उसका सामर्थ्य होता है। साथियों, भारत के आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है जी। मैं चाहता हूं असेंबली में भी इसकी चर्चा हो। कभी कभी तो एक प्रयोग करके देखिए आप। कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में विदेशी चीजें कैसे घुस गई है, पता ही नहीं है। इरादा नहीं है कि मुझे विदेशी चाहिए, लेकिन पता ही नहीं है। बच्चे परिवार में बैठ करके एक सूची बनाएं कि सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह तक उपयोग में आने वाली कितनी चीजें विदेशी हैं, उसे पता ही नहीं है। हेयरपिन भी विदेशी आ गई है, कंघा भी विदेशी आ गया है, पता ही नहीं उसको। जागरूकता आएगी तो कहेगा अरे यार भाई, मेरे देश को क्या मिलेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप पूरी नई पीढ़ी को आंदोलित कर सकते हैं। जो काम महात्मा गांधी जी ने किसी समय हमारे लिए छोड़ा है, अब पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है और मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने करना चाहिए। और मैं बच्चों के सामने हमेशा एक बात उनको प्रेरित करते हुए कहता रहूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे देश की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। ये चीज है मेरे देश में नहीं है, नहीं मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेरे देश में लाऊंगा। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में आज भी 1 लाख करोड़ रुपया का खाने का तेल बाहर से लाना पड़ता है। खाने का तेल। हम कृषि प्रधान देश हैं। या तो हमारी लाइफस्टाइल, या हमारी आवश्यकताएं, या हमारी मजबूरियां, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। अब 1 लाख करोड़ रुपया बाहर जाता है, वो यहीं रहता तो कितने स्कूल के बिल्डिंग बन जाते, कितने बच्चों की जिंदगी बन जाती। और इसलिए
आत्मनिर्भर भारत की बात को हमने अपना जीवन मंत्र बनाना पड़ेगा और हमने नई पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा और देश की आवश्यकता के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये देश ही है जो हमें कहां से कहां पहुंचाता है। ये देश ही है जो हमें इतना कुछ देता है। इसलिए हम देश को क्या दे सकते हैं, देश की किस जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ये हर विद्यार्थी के मन में, हमारी नई पीढ़ी के मन में जरूर रहना चाहिए। साथियों, भारत के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। ये दिन सिर्फ याद दिलाता है कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना ऊंचा है। इसी मौके पर राजधानी दिल्ली में कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 का भव्य समारोह। देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षा जगत के उन 45 चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित करेंगी जिन्होंने अपने समर्पण और नई सोच से बच्चों का जीवन संवारा है। ये वो शिक्षक है जिन्होंने शिक्षा का सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास जगाया, समाज में बदलाव किया, अलग जगाई और नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि उन गुरुओं के प्रयासों की पहचान है जो रोज कक्षा में बच्चों के सपनों को पंख दे रहे हैं। आज होने वाले ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा और हर शिक्षक को सलाम करेगा जिसने शिक्षा को अपना धर्म माना है। हिमांशु दुबे दिल्ली से। हिमांशु, जैसा कि आप देख रहे हैं कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, कौन कौन सा शिक्षक इसमें शामिल है जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज शिक्षक दिवस है और यही कारण है कि हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें 45 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया जाएगा जो कि जिन्होंने अपना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया है और जो न केवल उन्होंने शिक्षा में बल्कि उन्होंने उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको ये सम्मान दिया गया है जिन्होंने सही रास्ता जो है बच्चों को दिखाया है, उनके जीवन में बदलाव लाया है जो कि काबिल तारीफ है। और देखिए, अगर बात की जाए शिक्षकों की तो ऐसे 45 शिक्षकों को चयन किया गया है जिसमें से अलग अलग राज्यों के जो तमाम शिक्षक हैं, चाहे बात करें सोनीपत हिमाचल प्रदेश, लुधियाना उत्तर प्रदेश, चंपावत चंडीगढ़, दमन उत्तरी गोवा, राजकोट, यानी कि हर एक राज्य से जो है शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। जिसमें अगर नाम की बात करूं तो उसमें से सुनीता, शशि पॉल, नरेंद्र सिंह, अवधेश कुमार झा, इसी तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। 45 शिक्षक हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आते हैं। इसमें चेन्नई से भी हैं, तिरुवनंतपुरम से भी हैं, मैसूर से भी हैं, हर एक जिले से, हर एक जगह से जो है शिक्षकों को जो सम्मान दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये जो शिक्षक हैं, 45 शिक्षक जिनको चयन किया गया है, इन्होंने पूरे समाज में जो बदलाव लाया है उनको ये थैंक यू कहने का एक तरीका है जो बिना किसी दिखावे के अपना पूरा जीवन इन्होंने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने बीते रात मुलाकात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे मुलाकात की है और उन्होंने संबोधित भी किया है इन शिक्षकों को और कहा कि किस तरह से जो शिक्षक होता है वो न केवल वर्तमान बल्कि वो भविष्य को, देश का भविष्य, और आप लोग वैसे ही शिक्षक हैं जो आपने अपने क्षेत्र में उत्तम कार्य किया, अच्छा कार्य किया। और यही कारण है कि आज आपको राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत गौरव का पल होगा उन सभी शिक्षकों के लिए और न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि उन छात्रों के लिए भी जो उन शिक्षकों से पढ़े हुए छात्र हैं। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति जो राधा कृष्णन, उनके जन्म दिवस के मौके पर ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, शिक्षक दिवस आज वैसे भी पूरे देश में मनाया जाता है 5 सितंबर को, और यही कारण है कि ये कार्यक्रम आज है और राष्ट्रपति इन तमाम शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने सुना, हिमांशु ने हमें बताया कि कैसे उन शिक्षकों को जो बच्चों की पूरी जिंदगी बदलने में लग जाते हैं बिना किसी दिखावे के, आज उनको ये सम्मान मिलेगा मोदी द्वारा, हमारे राष्ट्रपति द्वारा। ये बहुत ही अच्छा पर्व है उनके सम्मान के लिए।
भारत और भूटान के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे अपनी पत्नी ओम ताशी डोमा के साथ इन दिनों भारत दौरे पर है। उनका यह दौरा 3 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 5 सितंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। माना जा रहा है कि उनका ये दौरा न सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व धार्मिक जुड़ाव को भी नई दिशा देगा। भारत और भूटान दशकों से गहरे मित्रवत संबंध साझा करते आए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री टोब्गे का ये दौरा दोनों देशों की साझेदारी और आपसी विश्वास को और गहराई देने वाला साबित होगा। मुंबई के मलाड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक पटाखा दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। आग मलाड पश्चिम के सोमवारी बाजार इलाके में लगी है। ये इलाका छोटी छोटी दुकानों से घिरा हुआ है। आग सबसे पहले पटाखों की एक लाइसेंसधारी दुकान में लगी और देखते ही देखते फैल गई। अग्निशमन विभाग में कर्मचारी पर उन्होंने काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत करी है। मलाड के एसपी हेमंत सावंत ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि असली वजह का अभी पता नहीं चला है, जांच के बाद ये पता चलेगा। सबसे राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी के हाथाहाथ या घायल होने की खबर नहीं है। दमकल की टीमें मौके पर डटी हैं और स्थिति अब नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 15 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिन्हें अब डिपोर्टेशन प्रक्रिया में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जांच में पता चला कि पकड़े गए विदेशी नागरिकों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे और वो तय वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा ना जाए। राजधानी दिल्ली में यमुना का सैलाब लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि निचले इलाकों में पानी घरों और मंदिरों तक घुस गया है। सबसे डराने वाली तस्वीर आई है अलीपुर इलाके से, जहां भारी बारिश और बाढ़ के पानी ने NH-44 पर बड़ा गड्ढा बना दिया। इस गड्ढे में एक और ऑटो फंस गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिविल लाइन से लेकर ISBT तक जाने वाली सड़कों पर पानी भरा है। दिल्ली के बेला रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर जलमग्न हो चुका है। वहीं बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि निगम बोध बोघाट में अंतिम संस्कार तक रोक दिए गए हैं और लोगों को पंचकुइया शमशान घाट भेजा जा रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। 4 सितंबर की सुबह 10 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यह 207 मीटर दर्ज किया गया था। बैराजों से पानी का बहाव लगातार जारी है। हरियाणा के हथनी कुंड से 1,33,995 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 1,93,090 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालात काबू में लाने के लिए प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और पंपिंग के जरिए पानी निकासी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राजधानी के कई इलाके गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, सिविल लाइंस और मयूर विहार फेज 1 तक पानी हो चुके हैं। यमुना का बढ़ता स्तर दिल्ली में बाढ़ के खतरे को और गहराता जा रहा है और लोग आज भी सहमे हुए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे दिल्ली से। हिमांशु, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार यमुना का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है, हालात काबू में करना अब मुश्किल हो गया है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। क्या लगता है कि प्रशासन काम तो कर रही है लेकिन पानी कम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार जो बारिश हो रही है और साथ ही जो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, या फिर बात कर ली जाए ओखला बैराज से, वजीराबाद बैराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से पानी का जो जलस्तर है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो अभी यमुना का जो जलस्तर है वो 207.31 मीटर तक पहुंच गया है। और देखिए, अगर 208 मीटर तक पहुंचता है तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरा
दिल्ली के लिए मंडरा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जो कि आपको बता रहे हैं कि तमाम ऐसे जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, जिसमें से बात की जाए यमुना बाजार की, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा इसमें जो है प्रभावित है। और अब तक 14,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। यानी कि प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रहा है। दिल्ली सरकार या दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, जो तमाम जो ऐसी एजेंसियां हैं वो पीडब्ल्यूडी सब अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं। और यही कारण है कि राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 14,000 से ज्यादा लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और उनके खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधा तक की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। वहीं आपको बता दें कि आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो दौरा भी करने जा रहे हैं और तमाम ऐसे राहत कैंपों में जाकर वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। हिमांशु, जैसा कि हम देख रहे हैं राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ आई है, लोगों को आवाजाही में कई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्या हल निकाला जा रहा है कि लोग टाइम से आ जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हर सड़कों पर पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से सड़कों पर पानी जो भर जाता है, जो सीवर की जो समस्या होती है उसके लिए देखिए साफ सफाई की बात करें तो उसके लिए भी एजेंसियां लगी हुई हैं। और जहां जिन सड़कों पर सबसे ज्यादा पानी भरने की संभावना रहती है वहां पर एजेंसियों को लगाया गया है काम के लिए कि जैसे भी पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसको तुरंत मशीन के द्वारा उसको वहां से खाली कराया जाए। और देखिए दूसरी बड़ी बात बता रहे हैं कि ये जो बाढ़ का पानी है ये एक तरफ बीमारियों को भी दावत दे रहा है। यानी कि जो राहत शिविर में लोग रह रहे हैं वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होगा सड़कों पे और जब लोगों के घरों में जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे जो है बीमारी भी बढ़ेगी और लोग बीमार भी होंगे। तो ये एक दोहरा मार लोगों को झेलना पड़ेगा, जहां बाढ़ का खतरा पानी से लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ बीमारियों से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्याएं राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए खड़ी हो गई हैं और ट्रैफिक की भी समस्या हो जाती है जब बारिश और बाढ़ जैसे हालात और जब जलमग्न होते हैं तो बहुत सी सड़कों को भी बंद करना पड़ रहा है। देखिए ऐसी तमाम सड़कें हैं जो कि आवागमन उनको बंद करना पड़ा क्योंकि उन सड़कों पर पानी भर गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फिर भी पूर्ण रूप से जो है नहीं जो है काबू किया जा सका है। देखिए दिल्ली के आईटीओ से जो भी दृश्य देखा गया कि किस तरीके से अब दिल्ली सचिवालय तक पानी आना पहुंच गया है, जो निगम बोध घाट है वो किस तरीके से और गीता कॉलोनी का जो शमशान घाट है वो किस तरीके से। हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बताया कि कैसे दिल्ली डूबने के कगार पर आ गई है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कई इलाकों में पानी भर गया, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला। अब देखना यह है प्रशासन का जो राहत बचाव कार्य चल रहा है कब इस पर सच में लोगों को राहत दे पाता है। लोग लगातार परेशान हैं पानी की वजह से, लोग ऑफिस टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आवाजाही में पानी का स्तर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है पंजाब में। सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का और आसपास के गांव में हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में तीनों बड़े बांध खतरे के निशान पर है या उससे ऊपर बह रहे हैं। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन हालात इतने गंभीर बने हुए हैं कि अब तक इस आपदा में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हालात पर मंथन के लिए आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक बुलाई है। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश से राहत की उम्मीदें हैं, लेकिन गाजियाबाद, नोएडा और बागपत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के उत्तरी जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल में मध्यम से भारी बारिश के साथ वज्रपात का खतरा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहे और खुले मैदानों में जाने से बचे। यानी एक तरफ पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है तो दूसरी ओर यूपी बिहार के लोग आसमान से बरसते खतरे का सामना कर रहे हैं। और इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से बलजीत सिंह। बलजीत, जैसा कि हम देख रहे हैं पंजाब में अभी भी लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलने को पड़ रही है। क्या लगता है हालात कल से कितना काबू में आ पाया है? बलजीत, जैसा कि हमने आपसे पूछा कि पंजाब अभी भी डूब रहा है, डूबने के कगार पे है, कल से अभी तक कितना काबू पाया गया है हालातों पर? जी, हालात की बात करें तो खास करके पटियाला की बात करें तो जो पटियाला से शहर से होते हुए जो ये बड़ी नदी की बात करें तो बड़ी नदी में अभी कोई खतरा नहीं।
बात करें मौसम की विभाग की, तो मौसम की तरफ से आज पटियाला को एक राहत मिली है कि जी आज पटियाला का मौसम जड़ा सा कि जी धूप निकली हुई है, बारिश के कोई असर नहीं। लेकिन बात करिए तो जो साथ में लगते कस्बे या खनौर ला लिए या सनौर ला लिए, ये सर में 14 जो पिंड है, 14 के करीब जो लगभग गांव है जो कि ये पानी की चपेट में इस टाइम भी जूझ रहे हैं। लेकिन वही बात करिए तो पटियाला के डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव की तरफ से जो बार बार लोगों को दिया जाता है कि आप उनको अनाउंसमेंट की दी जा रही है कि आप सुरक्षित जगह पर जाके अपनी जान बचाओ। क्या कोई शिविर दिया गया है प्रशासन की तरफ से जहाँ पे मजबूर लोगों को छोड़ा जा सके, उनको रखा जा सके? जी, प्रशासन की बात करें कि कई जगह पे ना पंजाब सरकार का तो पटियाला प्रशासन की तरफ जो शेल्टर बनाए गए कि जो कि लोग वहां पर जो मुसीबत में आए उनको रेस्क्यू करके जो उसको शेल्टर तक पहुंचाने की भी जो कार्य किया जा रहा है। और राहत बचाव का क्या देखना है कि राहत बचाव कार्य लगातार चालू है? जी, बात करिए खास करके जो प्रशासन पंजाब सरकार की तरफ से जो पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री एमएलए वो भी हो जो कि हड़ पीड़ितों के साथ में जाके जहाँ पर हड़ आया था जहाँ पर वहां पर जाके लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनको भी रेस्क्यू करा रहे हैं। खास करके बात करिए तो कुछ आर्मी की बात करिए, आर्मी भी लगी है, एनडीआरएफ की टीम भी जो लगी है पंजाब में। बात करें खास करके जो कगर नदी है वो आज भी जो कि तूफान की जो पानी की जो मात्रा है जो उसे ऊपर चल रही है। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने सुना हमारे संवाददाता बलजीत सिंह को, उन्होंने बताया कि कैसे पंजाब में अभी बारिश के आसार तो नहीं दिख रहे हैं और हालात भी काबू में आ रहा है। अब जल्द हम बस यही कामना कर रहे हैं कि लोग इस आपदा से जल्द बच सके। फिलहाल आज के लिए खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और बड़ी खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।